Hello everyone and welcome to SPM IS Academy. Today we are going to analyze the important articles of 25th October 2023. Please note that you can download the PDF version of this analysis by clicking the link given in the comment section. चलिए बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले तो कल का जो हमारा एनालिसिस था उसके एंड में दो क्वेश्चंस थे, उसके आंसर गलत मैंने दे दिए थे। सो ये क्वेश्चन 2 का आंसर होगा सी, जो हमने कल के एनालिसिस में दिया था, और क्वेश्चन 3 जो है उसका आंसर डी होना चाहिए। तो ये तो करेक्शंस हैं फ्रॉम येस्टरडेज एनालिसिस। और आज का जो टॉपिक्स हैं ये हमारे सामने हैं, कम ही टॉपिक्स है, कंटेंट अभी भी ज़्यादा नहीं था आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो ये एनालिसिस भी शायद छोटी ही होगी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये न्यूज़ में क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि तेलंगाना जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज लेकर के आ रही है, चीज़ों को बदल रही है बहुत जल्दी से, एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन करी है रिगार्डिंग द तेलंगाना गवर्नमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और तेलंगाना में क्या हो रहा है, ये हमारे यूपीएससी और ईपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इन जनरल ये डिटेंशन क्या होती है, इसका मतलब। देखिए डिटेंशन का मतलब होता है जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है इसको, और कष्ट ले लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है इसको इसको डिटेंशन बोला जाता है। और ये देखिएगा, ये जो जेल में किसी को डाला जाता है, किसी को अरेस्ट करके या कस्टडी में लेके उसको जेल में डाला जाता है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। दैट मीन्स देयर कैन बी टू ग्राउंड्स, दो तरीके हैं जिसके बेसिस पर किसी को ऐसे ये जेल में डाला जा सकता है। पहला तरीका होता है, इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब किसी ने कोई क्राइम करा, उसको पनिश करने के लिए जेल में डाला गया। अब ये तब डाला जा सकता है जब किसी कोर्ट ने उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, उसको बोल दिया कि हाँ इन्होंने गलत काम करा है और इसलिए इनको जेल में डाला गया, या फिर कोर्ट ने नहीं भी डिक्लेयर करा है गिल्टी लेकिन उनके ऊपर केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है। अगर वो अंडर ट्रायल है, किसी किसी क्राइम में उसको बोला गया है कि ये अक्यूज्ड है, कि भाई ये इनके ऊपर कोई केस चल रहा है या इन्होंने गलत करा है, इन दैट सिचुएशन भी जेल में डाला जा सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द प्यूनिटिव डिटेंशन। अच्छा, दूसरा तरीका होता है जिसके थ्रू किसी को जेल में डाला हो जाता है, और इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है जब किसी ने कुछ क्राइम नहीं भी करा हो लेकिन ऐसे चांसेस हो कि वो करेगा क्राइम, तो उस क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी किसी को जेल में डाला जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्मगलर हो और पुलिस को पता हो कि भाई वो स्मगलिंग करने वाला है, या फिर कोई टेररिज्म का काम करने वाला है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में पता हो कि ये कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, इन दैट सिचुएशन प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज होता है, और बिफोर इवन द क्राइम कैन बी कमिटेड उस आदमी को जेल में डाला जा सकता है, सो दैट द कमीशन ऑफ द क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है, पहले से ही डाल दिया जाता है। अब देखिएगा, ये जो डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में दिए हुए हैं, और आर्टिकल 22 में वो लोग जिनको डिटेंशन में रखा जाएगा, जो अरेस्ट होंगे, उनके राइट्स की बात करी गई है कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो या डिटेंशन में होता है तो उसके क्या क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उसको राइट्स मिले हैं, ये आर्टिकल 22 में है। अब अगर प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं, दैट मीन्स किसी क्राइम के केस में जब क्राइम हो चुका है उसके बाद वाले डिटेंशन की बात करते हैं, प्यूनिटिव की, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कुछ राइट्स दिए हुए हैं। कैसे राइट्स? अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए ये कार जो है इसकी कोई चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, पुलिस को लगा कि ये आदमी सस्पेक्ट है, इसको अरेस्ट करा। तो जब इसको अरेस्ट करा जाता है तो इस टाइम पर भी इसके पास में राइट्स होते हैं। जैसे कि पहला राइट, कि जब अरेस्ट करा गया है तो उसको 24 आवर से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। पुलिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, और मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि इसको अभी और पुलिस की कस्टडी में रखना है। दैट मीन्स पुलिस के पास में उसको और रखना है जिससे कि पुलिस इंटरोगेशन कर पाए,
या क्राइम सीन को रेप्लिकेट कर पाए कि भाई एग्जैक्टली क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ, या कुछ और पूछताछ हो, तो उसके लिए उसको पुलिस कस्टडी में और रखना है, या फिर उसको रिलीज करना है, या फिर कुछ अगर वो कोई इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हो उसको मिटा ना दे। कई बार होता है कि लोग जाके एविडेंसेस मिटा देते हैं, या किसी कोई एक विटनेस है उसको मार ना दे, कुछ ऐसा गलत काम ना कर दे, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि जब मैजिस्ट्रेट बोलता है कि भाई इनको 60 से 90 डेज तक जेल में रख दो। समझिएगा, दो बातें, एक है पुलिस कस्टडी, एक है जुडिशियल कस्टडी। देखिए, जब किसी को अरेस्ट करा जाता है, पुलिस उसको किसी क्राइम में अगर अरेस्ट करती है, तो जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि भाई उनको रिलीज कर दे, बोले कि नहीं ये इनको तो नहीं रखना चाहिए डिटेंशन में, इनको जाने दो। दूसरा कि उसको कस्टडी में रखे। अब कस्टडी भी दो टाइप की है, एक है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि पुलिस के पास में 15 दिन तक वो आदमी रह सकता है। ये पुलिस स्टेशन में लॉकअप में उसको रख दिया जाता है, और उससे फायदा ये होता है कि पुलिस इजिली इंटरोगेशन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, क्राइम से रिलेटेड इजिली पता कर सकती है। दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जब लगता है कि भाई टाइम ज्यादा लगेगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, और ये आदमी कुछ गलत कर सकता है, कोई एविडेंसेस हटा सकता है, इन दैट सिचुएशन ये उसको जेल में रखा जाता है। जेल में रखना और पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखना अलग अलग चीज है। जेल में रखने का मतलब है कि जो सेंट्रल प्रिजन होता है वहां जाकर के, या जो स्टेट प्रिजन है उसमें जाकर के रखा जाएगा, और वहां पर जो आदमी होता है उसको 60 से 90 डेज तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। इसमें पुलिस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पुलिस जब चाहे तब जाके पूछताछ नहीं कर सकती है, विदाउट मैजिस्ट्रेट परमिशन नहीं जा सकती है, ज्यादा सेफ सिक्योर होता है। पुलिस की एट्रोसिटीज, जो क्रुएलिटी होती है, मारा पीटी करते हैं, कई बार होता है ना कि पुलिस वाले के बारे में बोला जाता है कि वो एट्रोसिटीज करते हैं, मारते पीटते हैं, जिससे कि अपना किसी एडमिशन करा ले गिल्ट का, किसी से कुछ बुलवा दे, वो इस सब से बचा रहता है। तो ये तो बात हो गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप के देखो यहाँ पर प्रोविजन दिए हैं। और भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, अगर कोई प्यूनिटिव डिटेंशन में अरेस्ट होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में, तो उसमें एक और बोला गया है कि उसको जो लीगल हेल्प भी मिलेगी। भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सामने आ जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर भी मिलता है, रिप्रेजेंटेशन भी उसको होता है। सो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 22 में राइट्स दिए हैं उन लोगों को भी जिनका डिटेंशन हो रहा है, जिनका अरेस्ट हो रहा है, उनको भी राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, साथ ही साथ आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 4 में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल में जा रहे हैं उनको भी कुछ कुछ उनके लिए भी प्रोविजंस करे हुए हैं, और बताया है कि कब कब प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को लिया जा सकता है, किसी पर्सन को जेल में डाला जा सकता है, ये भी बताया गया है। अब देखो ये यहाँ पर क्या बोला गया है। सो आर्टिकल 22(4) में, सब क्लॉज 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज, जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगे, उसके बेसिस पर जेल में डाला जा सकता है, लेकिन वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिसको पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, जिसके बेसिस पर किसी को जेल में डाला जा सकता है, 3 महीने तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है, ऐसे लॉज है। अच्छा, अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को लिया जाना है जेल में, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बोला जाए कि भाई उनको तो 3 महीने से ज्यादा जेल में रखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा कोई क्राइम कर सकते हैं, अगले 1 साल में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं। अब उसके लिए भी प्रोविजन है आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 4 में एक और प्रोविजन डाला गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है ऐसा जिसमें 3 महीने से ज्यादा भी जेल में रखा जाए तो वो अलाउड है। और दूसरी बात, अगर किसी को किसी नॉर्मल लॉ में 3 महीने से ज्यादा जेल में रखना है तो वो तब तक नहीं हो सकता जो एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन ना आ जाए। अभी एडवाइजरी बोर्ड क्या है, तो एडवाइजरी बोर्ड बोला गया है कि रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं उनसे मिलकर बनाया जा सकता है, स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट होगा, और ये एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करता है कि वेदर किसी को 3 महीने से ज्यादा जेल में रखा जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन और नॉट, केस बाय केस बेसिस पर डिसाइड करता है। अच्छा, अगर किसी को रखा जाता है, डिटेंशन करा जाता है, तो उसको बताना भी पड़ता है कि किस बेसिस पर उसको डिटेन करा जा रहा है, और कि उसको उसकी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो समझता है उसमें बताना हो जाता है। और हाँ, अगर कई बार ऐसा हो कि किसी को अगर किसी को बताया जाए कि उसको क्यों डिटेन करा जा रहा है,
ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऑपोजिट है, दैट मीन्स समाज के हित में नहीं है, या अगर किसी उस केस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो इन दैट केसेस उससे ये बात छुपाई भी जा सकती है कि भाई उसे क्यों अरेस्ट करा जा रहा है। अच्छा, आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े सब्जेक्टिव कॉल्स हैं, ऑब्जेक्टिवली नहीं है, और ये चीजें सरकार डिसाइड कर लेती है अपने हिसाब से कि भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। सिर्फ एक और प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसको भी अरेस्ट करा जा रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर पाए अपने डिटेंशन ऑर्डर को, ये अपॉर्चुनिटी भी उसे मिलनी चाहिए। अगर मैं इस पूरी बात को शॉर्ट में समझाऊं, आर्टिकल 22 में अरेस्ट, जो लोग अरेस्ट होते हैं उनके राइट्स की बात हो रही है, और बोला गया अगर प्यूनिटिव डिटेंशन में तो उसमें बोला गया 24 आवर में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाओ, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए, लॉ भी मिलना चाहिए। देन उस 24 आवर से ज्यादा अगर उसको जेल में रखना है तो उसके लिए या तो पुलिस कस्टडी में जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, ये सब है। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा रहा है तो उसको बोला गया है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। अगर 3 महीने से ज्यादा लेना है तो एडवाइजरी बोर्ड होएगा। एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट के जजेस का बना होता है, जनरली इसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं, उनका बना होता है। और अगर अगर उसको एक्सटेंड करना है तो उसको बताना, उसको जो जिसको अरेस्ट करा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है, उसको बताना भी पड़ेगा उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, उसको ग्राउंड बताओ, और वो भी उस लैंग्वेज में बताओ जिसको वो समझ पाए। और तो और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर नहीं बताया जाना है तो नहीं भी बता सकते हैं। और अगर जिसको भी अरेस्ट कर रहे हैं उसको चांस मिलना चाहिए कि वो जाकर के अपने इस डिटेंशन के ऑर्डर को चैलेंज कर पाए कोर्ट में। ये सारे उसके प्रोविजन हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने भी बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसके बेसिस पर हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पर बनाए हैं। अब अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये देखिए, इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया था 1950 में, जिसको एक्सपायर हुआ 1969 में। देन मीसा बनाया 1971 में, जिसको रिपील करा गया 78 में। देन कॉफे पोसा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, देन टाडा है, एंड ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बनाए, सरकार ने लॉ बनाए जिनके बेसिस पर लोगों को अरेस्ट करा जा सकता है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना सकती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहां पर बिहार के पास में है, गुजरात के पास में, तेलंगाना इसके पास में, तमिलनाडु के पास में, एज मेनी एज 25 स्टेट्स ने ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बना रखे हैं। और जनरली ये स्टेट्स जो होती हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज ऐसे बनाती हैं जिसमें कोई बड़े जो क्राइम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है जो ग्रुप में करे जाते हैं, उस टाइप के क्राइम्स को प्रिवेंट करा जा सके। जैसे बूट लेगिंग जो होता है, नकली शराब जो होती है वो बनाना, डेकॉइटी करना, ड्रग्स का केसेस, ड्रग स्मगलिंग, गुंडागर्दी करना, इमोरल ट्रैफिकिंग करना, या फिर लैंड ग्रैबिंग, ऐसे केसेस जो कि पूरा का पूरा एक ग्रुप मिलके करता है, जिसमें बड़े बड़े पूरा कार्टेल होता है, जो लोग मिलके करते हैं, उन सारे केसेस को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे बनाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज। और ऐसे लोग जिनके ऊपर लगता है कि इन्वॉल्व होते हैं उनको अरेस्ट करके दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं इनका मिसयूज बहुत हो जाता है, और ये काफी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। जरा मैं समझाता हूं कि क्या क्या इश्यूज हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका मिसयूज है, नंबर 2 वाले पॉइंट पर लिखा है, वो हो जाता है गवर्नमेंट्स इसको एज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर यूज करती हैं। जैसा कि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि 3 महीने तक किसी को अरेस्ट करा जा सकता है किसी लॉ में। अब प्यूनिटिव डिटेंशन में तो ये उसके पास में राइट होता है कि उसको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार को अगर किसी को भी पनिश करना है, कोई उनका मान लीजिए कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन में उसको करना है, या किसी आदमी को कई बार परेशान करने के लिए पुलिस अपना कुछ अपने लेवल पर चीजें कर सकती है, तो मिसयूज करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए आर्बिट्ररी डिटेंशंस यहां पर होना बड़ा कॉमन है, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आर्बिट्ररी हो जाता है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें तो 23.7% का राइज हुआ था 2021 में कंपेयर टू 2020, और इसकी वजह से 1 लाख लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। तो ये देखिए किस तरह से मिसयूज हो रहा है कि 1 लाख लोगों को जेल में भरा हुआ है,
और उनको चांस भी नहीं मिलता कि वो अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा पाए और जेल से निकल पाए। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो इंडिया में तो ये प्रोविजन है, बाकी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा प्रोविजन है भी नहीं, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो जाता है। अब जिस यूके से ये प्रोविजन आया था इंडिया में, और यूके ने आज के टाइम पर अपनी कंट्री से ये प्रोविजन को हटा दिया है। यूएसए में है ये प्रोविजन, लेकिन ये सिर्फ वॉर टाइम मेजर है, जब वॉर में होती है कंट्री तभी ये प्रोविजन चल सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। इंडिया में ये रेगुलर प्रोविजन होता है। अच्छा, इसकी तीसरी बड़ी एक क्रिटिसिज्म है कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, कि किसी भी एक आम आदमी के क्या राइट्स होते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसमें मना करा जाता है कि ऐसा कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में ही अलाउड होता है। एक और बात देखिएगा, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता है। भाई देखिए, नॉर्मल किसी भी केस में प्यूनिटिव डिटेंशन में उसको जज के सामने लाया जा रहा है और जज डिसाइड करते हैं कि वो उसको वेदर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बट इस वाले केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं हो पाता है। 3 महीने से पहले पहले तो सामने ही नहीं लाया जा रहा, एडवाइजरी बॉडी के सामने लेके आ जाते हैं, अगर वो बोलते हैं एक्सटेंड कर दो तो एक्सटेंड हो जाता है। लोगों को अपनी बात जजेस तक रखने का मौका भी नहीं मिलता। ग्राउंड्स क्या है डिटेंशन के वो तक इन्फॉर्म नहीं करे जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में बोल करके। तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू हो भी नहीं पाता है वेदर डिटेंशन सच में सही रीजन में हुआ या परेशान करने के लिए हो रहा है। इसीलिए एक सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता है। कोर्ट्स देख ही नहीं पाती है कि किसी को एक्चुअली डिटेन करना चाहिए या क्या उसे पता उसे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। और इसी के लिए 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो होते हैं ये इंडिया की कॉलोनियल लेगेसी का पार्ट है। यूके ने ये सिस्टम इंडिया में करा था, तो इसलिए आज इसको नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल सिनेरियोज में ही इसको यूज करा जाना चाहिए। और दैट इज व्हाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का क्रिटिसिज्म होता है। अच्छा, अब एक बार और चीज देख लेते हैं कि क्यों इंडिया में आज भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की जरूरत है। सपोर्ट वाले आर्गुमेंट भी देख लेते हैं। सो देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि इवन दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इस टाइप की चीजों अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। आर्टिकल 19 पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो ये तो पहला ही आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जो है आई एम सॉरी एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हो जाता है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं और उनके अपने अपने कई बार नैरो इंटरेस्ट भी होते हैं। अभी कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही होता है कि इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी को हैम्पर करना, उसको इफेक्ट करना, इंडिया को सेफ सिक्योर नहीं रहने देना। सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, टेररिस्ट टेंडेंसीज होती हैं। तो इन दैट केसेस इस टाइप का लॉ होने से, प्रिवेंटिव डिटेंशन होने से इंडिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी बेटर हो जाती है। तो ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात, मान लीजिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ लिया भी जाता है, तब भी तो उसके पास में प्रोटेक्शन है ही, है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ऐसा तो नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसको अपनी बात कोर्ट में रखने का, रिप्रेजेंट करने के मिलते तो हैं ही अपॉर्चुनिटीज। अगर 3 महीने के बाद भी उसको एक्सटेंड करा जाता है, तब भी एडवाइजरी जो बॉडी होती है वो उसकी पेटिशंस, उसकी जो प्रेयर्स होती है रिव्यू करती ही करती है। मोर ओवर, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 एंड 226 में जो रिट की पावर मिली हुई है उसको भी यूज कर सकता है वो आदमी जो है, और जाकर के बाद में चैलेंज कर सकता है कि किस बेसिस पर उसको रखा जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में। तो कहने का मतलब है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली किसी को जेल में डाल दिया जाता है, एज एंड व्हेन नेसेसरी ही उसको रखे जाने का प्रोविजन है। अच्छा, जब इस टाइप का किसी भी बात आप चीजों के बारे में बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो इस टाइप के टॉपिक में आप कोई साइड नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल गलत है, आप साइड नहीं ले सकते हो। इसमें हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू देना सही रहता है। तो उसमें अगर आप आंसर लिख रहे हो मेंस में, तो आप डॉक्टर अंबेडकर का ये कोटेशन कर सकते हो, जो कि उन्होंने पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तब दिया था, लेकिन ये आज भी रेलिवेंट है। इस कोटेशन की आप खास बात देखिए, इवन दो इसको दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 70 ईयर से ज्यादा हो गए, बट ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है।
और उसमें उन्होंने बोला था कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री इट मे बी नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूटिव टू डिटेन अ पर्सन। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तब बोला था कि इंडिया में जो उस टाइम की हालत है, जिसमें इंडिया में इतनी सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, बहुत लोग अलग होना चाहते हैं, एक नया नया इंडिया, एक नई कंट्री बना था, तो जरूरी है कि एक पावर होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के पास में किसी को डिटेन करने के लिए, डिटेन करने की, अगर वो इंडिया के पब्लिक ऑर्डर, इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में कुछ गलत कर रहा है। यही यही लॉजिक आज भी वैलिड है, यही लॉजिक जो है आज भी वैलिड है डॉक्टर अंबेडकर का, आप इसको यूज कर सकते हो और आप आज भी जस्टिफाई कर सकते हो कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज या फिर इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। सो इन शॉर्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ नेसेसरी इविल, आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो। Now see this preventive detention topic. This has been favorite of UPSC as well as APSC in for many years. तो यहाँ पर मैंने UPSC के क्वेश्चंस भी दिए और APSC के भी क्वेश्चंस दिए प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास सामने और CDS का भी एक क्वेश्चन दिया है, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी वाली बात भी मैंने आपको बताई दी थी, आप इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट उद्भव को लेकर के। प्रोजेक्ट उद्भव जो है इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट उद्भव में बोला ये जा रहा है कि इंडियन आर्मी इंडिया की जो एंशियंट टाइम की, पहले के टाइम की जो लड़ने की तरीके होते थे, वॉर के जो तरीके होते थे, उनको स्टडी करेगी। देखिए, वॉर ऐसा तो है नहीं मॉडर्न टाइम में होते हैं, हिस्टोरिकली मिडिवल टाइम में बड़े बड़े वॉर होते हैं। सिमिलरली एंशियंट टाइम में अलेक्जेंडर का इतना बड़ा वॉर हुआ था, या फिर उसके पहले महाभारत के टाइम की भी बात करें तब भी इंडिया में वॉर होते रहे थे। अब हमारी जो आर्मी है वो इस बात की स्टडी करना चाहती है कि जो पहले के टाइम पर हम इंडियंस ने जो वॉर लड़े हैं, जैसी भी बैटल लड़ी, हल्दी घाटी की बैटल, सरायघाट की बैटल, हेडास्पस की बैटल या महाभारत की बैटल, वो सारी बैटल्स में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज हुई थी, किस टाइप की वॉर जो हमारे वेपन्स होते थे उनको कैसे यूज करा, कैसी डिप्लोमेसी उसमें हुई और क्या कुछ हम लोग सीख सकते हैं उन बैटल से, ये ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट उद्भव का। बेसिक आइडिया ये है कि आज आर्मी समझना चाहती है कि पहले के टाइम में हम लोग कैसे अपने वॉर लड़ा करते थे, सो दैट उससे जो भी हम सीखा है, जो भी हमने अपनी लर्निंग्स हुई हैं, उस लर्निंग्स को हम आज भी हम लोग यूज कर पाए। और ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है ये इंडियन आर्मी कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डिफेंस का थिंक टैंक है और इसमें हम लोग एंशिएंट विजडम जो होती है स्ट्रैटेजी में, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर, स्टेट क्राफ्ट, इन सबको हम लोग सीखेंगे इन प्रोजेक्ट उद्भव। And the next article is related with Dr. Birendra Nath Datta. He has passed away on 23rd of October. So Dr. Birendra Nath Datta, he is a noted academician, linguist, author, researcher of folklore, singer and lyricist है। इनके अवार्ड्स की बात करी जाए तो पद्मश्री अवार्ड मिला था 2009 में, 2010 में जगत धात्री हरमोहन दास लिटरेरी अवार्ड मिला था एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा इन 2003 एंड 2004। म्यूजिकल क्रिएशंस कौन कौन से एक बार ये देख लीजिएगा और इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है ये देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड दिस आर्टिकल ऑल्सो डॉक्टर बीरेंद्र नाथ दत्ता के ऊपर इन द आसाम ट्रिब्यून टुडे, पब्लिश टुडे। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट हिम। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग आज के आसाम ट्रिब्यून से ये आर्टिकल भी पढ़िएगा। सो आज के जो कल के हमने क्वेश्चंस करे थे, एक बार इनका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमारे कल के क्वेश्चंस थे उनका क्या आंसर है। सो कल के हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर होगा हमारे लिए ये बी 1 and 3 ओनली। सो ये इसका करेक्ट होने वाला है। 2 जो है जुपिटर, ये वाली जो बात जो है ये गलत है कि कॉमेट्स जो है आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मार्स, ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हेडक्वार्टर्स पे पूछा गया था, मैंने एक टेबल में ये चीज बताई थी, तो इसमें स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है, स्टेटमेंट 4 सही हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट एनी 2 ये वाली बात सही हो जाती है। सो द आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चन वाज बी एंड बी, दैट्स इट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू।